कोचेरिल रमन नारायणन, जिन्हें हम लोग के आर नारायणन के नाम से जानते हैं, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति पद का भार संभाला था। वे भारतीय समाज के प्रेरणादायक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। उनकी यात्रा केरल के एक छोटे से गांव से शुरू होकर के राष्ट्रपति भवन तक जाती है। वे न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि को दर्शाती है, बल्कि भारत के लिए लोकतांत्रिक समावेशिता का भी प्रतीक है। के आर नारायणन का जीवन एक प्रेरणा है, जो दर्शाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प और शिक्षा के बल पर असाधारण ऊंचाइयां हासिल किया जा सकता है। उन्होंने न केवल दलित समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम किया। उनकी संवैधानिक निष्ठा, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और बौद्धिक गहराइयां ने उन्हें एक नागरिक राष्ट्रपति के रूप में अमर कर दिया है। यह वीडियो खासतौर पर उनके जीवन और उनके जीवन के कार्यकाल के कुछ अनसुने और खास पहलुओं पर आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास है। के आर नारायणन का जन्म 4 फरवरी सन 1921 को केरल के उज्जूर गांव के एक दलित परिवार में हुआ था, जो परवन जाति से संबंधित था, जिसे पारंपरिक रूप से अछूत माना जाता है। उनके पिता कोचेरिल रमन वैद्यर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि नारायणन को स्कूल की फीस देने के लिए अक्सर मुश्किल होती थी और वे कक्षा के बाहर ही खड़े होकर के पढ़ाई सुनते थे। आर्थिक तंगी के बावजूद के आर नारायणन ने अपनी प्रतिभा के बल पर त्रावणकोर विश्वविद्यालय, जो अब केरल का केरल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसमें अंग्रेजी साहित्य में प्रथम श्रेणी के साथ बीए और एमए की डिग्री हासिल किया। वे इस विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में डिग्री प्राप्त करने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। इसके बाद टाटा स्कॉलरशिप के सहयोग से उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एलएससी में राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की, जहां उनके शिक्षक प्रसिद्ध विद्वान हेरोल्ड लॉस्की थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद के आर नारायण ने सन 1944 और 1945 के दौरान दिल्ली में द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए पत्रकार के रूप में काम किया। 1945 में उन्होंने महात्मा गांधी का साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने प्रखर प्रश्नों से अस्पृश्यता और सामाजिक कुप्रथाओं पर सवाल उठाए थे, जिसने महात्मा गांधी को दलित प्रथा पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। यह अनुभव के आर नारायणन को उनके सामाजिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण को और मजबूत करने वाला बन चुका था। लंदन से लौटने के बाद के आर नारायणन ने हेरोल्ड लॉस्की के परिचय पत्र के साथ जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात किया। नेहरू ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और 1949 में उन्हें भारतीय विदेश सेवा अर्थात आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था, और आगे चलकर नेहरू ने उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ राजनयिक अर्थात बेस्ट डिप्लोमेट कहा था। वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले के आर नारायण ने रंगून, टोक्यो, लंदन, कैनबरा, हनोई, थाईलैंड, तुर्की और चीन जैसे देशों में भारतीय राजदूत के रूप में सेवा प्रदान किया था। सन 1976 में वे 15वें वर्ष में चीन में भारत के पहले राजदूत बने, जिसने भारत चीन के संबंधों को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनयिक करियर के साथ साथ उन्होंने 1954 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया करते थे और 1970 से लेकर 1972 तक जवाहरलाल नेहरू के साथ रहे। इसके अलावा वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 3 जनवरी 1979 से लेकर के 14 अक्टूबर 1980 तक वाइस चांसलर अर्थात कुलपति भी रह चुके हैं। 1984 में इंदिरा गांधी के अनुरोध पर के आर नारायणन ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और केरल के ओट्टापल्लम निर्वाचन क्षेत्र से 1984, 1989 और 1991 में लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीते। राजीव गांधी सरकार में उन्होंने योजना, विदेश और विज्ञान व प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में राज्य मंत्री के रूप में काम किया। 1992 में के आर नारायणन भारत के सबसे पहले दलित उपराष्ट्रपति बने और 1997 में 95% मतों के साथ राष्ट्रपति चुने गए, जो एक रिकॉर्ड था। यह भारत के इतिहास में एक ऐसा क्षण था, क्योंकि वे पहले दलित और केरल से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह पद प्राप्त किया था। नारायणन ने खुद को वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में परिभाषित किया, जो न तो कार्यकारी राष्ट्रपति था और न ही रबर स्टैम्प। उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए राष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाया, जो 1998 के आम चुनाव में वे पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने एक सामान्य नागरिक की तरह कतार में खड़े होकर मतदान किया था। उन्होंने सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में तत्कालीन बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश को 2 बार लौटा दिया था। नारायणन अपने कार्यकाल में दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की वकालत किया। उन्होंने उच्च न्यायपालिका में दलितों और अन्य कमजोर वर्गों की कम प्रतिनिधित्व पर भी सवाल उठाए।
कुछ स्रोतों का दावा है कि नारायणन की धार्मिक पहचान को लेकर सवाल उठे थे। एक आरटीआई के जवाब में कहा गया था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेष को दिल्ली के क्रिश्चियन सेमेट्री में दफनाए गए, जिसके आधार पर कुछ लोगों ने दावा किया कि वे ईसाई थे। हालांकि यह भी दर्ज है कि उनकी अंत्येष्टि यमुना नदी के किनारे हिंदू रीति रिवाजों से भी हुई थी। यह मुद्दा विवादास्पद रहा, लेकिन नारायण ने हमेशा अपने दलित पहचान को स्वीकार किया और जाति पर आधारित चर्चाओं को कम महत्व देने की बात भी कही है। के आर नारायणन की रंगून में मार्टिन टिंट के साथ मुलाकात हुई, जो बाद में उषा नारायणन के नाम से उनकी पत्नी के रूप में जानी गई। नेहरू की विशेष अनुमति से सन 1951 में उनका विवाह हुआ, क्योंकि उस समय आईएफएस अधिकारियों को विदेशी नागरिक से विवाह के लिए अनुमति की आवश्यकता पड़ती थी। उन दोनों से उनकी दो बेटियां चित्रा और अमृता हुई। नारायणन की मृत्यु 9 नवंबर सन 2005 को निमोनिया और किडनी फेल्योर के कारण हुई थी। उनकी पावन स्मृति में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर के आर नारायणन सेंटर फॉर दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज का स्थापना किया गया था। उनके जीवन ने यह साबित किया कि शिक्षा और लोकतंत्र सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है।